त्वचा में त्वचा संबंधित समस्या अरे बहुत अच्छा चालू करिए। हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे श्वसन। कहीं क्या पढ़ रहे थे? श्वसन। हमारा जो ये साझेदारी वाला काम था उससे निपट लिए हैं, नहीं निपट लिए हैं? साझेदारी वाले काम से निपट लिए हैं। और निपटने के बाद हम चल रहे थे किस पर? श्वसन पर। श्वसन। श्वसन में कुछ हद तक हमने आपको लिखवा दिया था, लेकिन फिलहाल कुछ हम आपको रिकैप कर देना चाहते हैं। श्वसन क्या है, क्या बताइए? क्या सांस लेना, क्या सांस लेना श्वसन है? सांस लेना श्वसन है? नहीं। तो क्या है? प्रश्वास है। सांस लेना प्रश्वास है। क्या सांस को छोड़ना, क्या सांस को छोड़ना श्वसन है? तो क्या है? क्या है? ठीक। तो उच्च श्वास, उच्च श्वास। क्या दोनों मिल करके सांस लेना पढ़ना प्लस छोड़ना क्या श्वसन है? नहीं। तो क्या है? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास है। नहीं। और इतनी बातों को हम लोग पिछले एपिसोड में कुछ देखे थे। आपको पता है कि सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को कितना लेते हैं? सांस लेते समय ऑक्सीजन कितना लेते हैं? अरे बता। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? कहीं के 21%। कितना परसेंट? 21%। क्या आपको पता है सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। एक नेक्स्ट की बात करें, नहीं बताया है। और नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन की बात करें तो 78%। कितना? ये जो हो गया सांस को हम लेते समय, श्वसन लेते समय ये बात होती है। ऑक्सीजन 21, CO2 0.03 और नाइट्रोजन कितने? 78। कितने? 78%। हम आपको बताए थे कि सांस छोड़ते समय और सांस छोड़ते समय की बात करें तो ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 4% और नाइट्रोजन कितना? 78%। ये दोनों बात हमको क्लियर है? नहीं। सांस छोड़ते समय और सांस क्या समय? लेते समय। ये हो गया सांस लेते समय ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। CO2 कितना परसेंट? 0.03% और नाइट्रोजन 78%। यहाँ जब सांस को छोड़ेंगे हम तो सांस छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन कितना परसेंट? 17%। ऑक्सीजन 17%। बताइए ये उसके बाद ऑक्सीजन के बाद ये हो गया हमारा CO2 कितना परसेंट? 4%। और ये देखो नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% हम छोड़ देते हैं। हम आपको बताए थे कि एक बात बताइए कि हमारे शरीर में भोजन जो है, ग्लूकोज जो है, क्या संचित रहता है कि नहीं रहता है? रहता। क्या ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6? नहीं। और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, एंजाइम भी इसमें सहायता हुआ, हमको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस क्या? ऊर्जा। CO2 प्लस H2O प्लस क्या? ऊर्जा। क्या बात है? अच्छा बताइए, क्या ये CO2 शरीर में रहता है कि शरीर से बाहर निकल जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पानी शरीर में रह जाता है कि बाहर निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। किसके रूप में?
किसके रूप में? पसीना के रूप में। किसके रूप में? पसीना के रूप में, थूक के रूप में नहीं। और ये देखिए ऊर्जा, क्या ऊर्जा की हमको प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे हम बढ़े थे और आपको हम बताए होंगे पाइरुवेट। क्या बताए होंगे? पाइरुवेट। बताएं क्या पाइरुवेट है? पाइरुवेट बताए हैं। कैसे बताए हैं? बताया कि 6 कार्बन वाले यौगिक द्रव 3-3 कार्बन वाले, कैसे 3-3 कार्बन वाले यौगिकों में तोड़ देता है, जिससे हम क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। फिर हम आपको बताए थे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बताए होंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? याद है आपको? ना सर, परीक्षा चल रहा, याद नहीं है ना? ग्लूकोज को कोशिका द्रव के द्वारा 3-3 कार्बन वाले यौगिकों में ही पाइरुवेट के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या आपको पता है ग्लूकोज में क्या रहता है? तो ग्लूकोज किसमें टूटता है? अच्छा, कोशिका के अंदर बताइए, कोशिका के अंदर क्या क्या है? कोशिका के अंदर क्या क्या है? तो भाई कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है कि नहीं है? है। क्या कोशिका के अंदर राइबोसोम है कि नहीं है? है। क्या कोशिका के अंदर केंद्रक है कि नहीं है? है ये। क्या कोशिका के अंदर माइक्रोकोंडिया है कि नहीं है? है। क्या कोशिका के अंदर लाइसोसोम है कि नहीं है? है। क्या कोशिका के अंदर राइबोसोम है कि नहीं है? क्या कोशिका के अंदर ही ग्लूकोज उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, रहता है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात और सवेरे आओ तो मारेंगे खींच में, नशा भगा देंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद देखे थे कि यही कोशिका द्रव में ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का पाइरुवेट प्लस एटीपी का निर्माण होता है। किसका? एटीपी। एटीपी क्या है? हमने आपको बताया था एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नहीं जी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। एटीपी का पूरा नाम याद है ना जी? और बताइए उसके बाद पाइरुवेट के उपस्थिति की बात करें, हम यहाँ से एक बात बताए होंगे आपको कि जब पाइरुवेट, क्या पाइरुवेट एटीपी है, पाइरुवेट और एटीपी, देखो ध्यान तरीकों से कुछ बातों को, क्या ये ग्लूकोज है? क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो है ये कोशिका, कहाँ? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में जैसे ये कोशिका द्रव में ग्लूकोज घुलता है, तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज घुलेगा तो आप जानते हैं कि जब कोशिका द्रव में घुलेगा तो इसके बाद ये हमारा बन जाता है, क्या क्या बन जाता है? तो ये बनता है पाइरुवेट। क्या बनता है? पाइरुवेट प्लस क्या? एटीपी। एटीपी, एटीपी क्या है हम जान लिए थे। और यहाँ से ये 3 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में बढ़ते हैं। क्या बताए थे आपको हम? क्या ये बात बताए थे आपको? हाँ सर, है नहीं। एक हम बताए थे मेरे बच्चों ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक और हम बताए थे आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और एक हम बताए थे ऑक्सीजन के अभाव में। देखो ये कम कर दिया है। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम बताए थे कि पाइरुवेट और एटीपी यदि उसको ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो इस प्रक्रिया से हमको क्या क्या मिलता है? तो इथेनॉल। क्या मिलता है? इथेनॉल प्लस CO2 मिलता है। CO2, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन हो रहे हैं, तो इस प्रक्रिया से हमको क्या मिलता है? तो CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ। उसके बाद जब ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के कमी में पाइरुवेट का विखंडन हो जाता है, तो इससे हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में दर्द होने लगते हैं। ठीक, मांसपेशियों में जकड़न होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। यहाँ तक हम आपको बताए थे। ईस्ट की बात करें, ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में होती है। ईस्ट भी बताए थे कि ईस्ट एक कोशिकीय
जीव है, एक प्रकार का कवक भी है। और उसके बाद बताए थे कि कुछ ये जीव है और ये गाय बकरी उकरी में होते रहता है और ये ईस्ट में होता है। इसके बाद हम बताए थे किण्वन किसे कहते हैं, क्या किण्वन किसे कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि पाइरुवेट का, इसका यही देखो पाइरुवेट है, यही पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जब निर्माण हो जाता है या बनता है तो उस प्रक्रिया को हम किण्वन के नाम से जानते हैं और किण्वन के द्वारा ही शराब बनता है। क्या यहाँ तक हम आपको बता दिए थे, पिछले एपिसोड में ही हम बता दिए थे, एक क्वेश्चन दिए थे हम आपको कि अधिक व्यायाम या दौड़ने से थकान, शरीर में थकान या दर्द जैसा महसूस क्यों होता है। तो हम ये बात आपको लिखवा दिए होंगे। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। देखिए कॉपी मिलाइए, क्या ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम बताए थे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर हम आपको बताएंगे एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है और एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी का ऊर्जा का सार्वत्रिक वाहक के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा नया टॉपिक हम हेडिंग लगवाएंगे, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, थोड़ा सा लिख लो, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते श्वसन किसे कहते हैं, बोले जी। ठीक है, श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। श्वसन क्रियाओं का संतुलित, श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है या एक श्वसन एक जटिल प्रक्रिया भी है। श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित क्या रहते हैं, कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर CO2 जल एवं ऊर्जा में बदल देता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा में बदल देता है। CO2 जल एवं किसमें, ऊर्जा में बदल देता है और ऊर्जा शरीर में संचित रहती है और ऊर्जा शरीर में संचित रहती है और ऊर्जा शरीर में संचित रहती है, जबकि CO2 शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि
जबकि CO2 तथा H2O शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया था, समझ गए? जैसे हम श्वसन की समीकरण नीचे आप लिखिएगा, श्वसन का समीकरण C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया एंजाइम के उपस्थिति में, एंजाइम हमारा मिला CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिला? ऊर्जा। 6 यहाँ लगाना है, 6 यहाँ लगाना है, ठीक है। और इस तरीकों से ये जो हमारा हुआ श्वसन का परिभाषा हो गया। हमको लगता है कि समझ गए होंगे। क्या बड़ा क्या लिखा गया? हाँ, तक पहला वाला सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन का समझ रहे हैं तो एक को नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, फिर से बताते, इस समीकरण से लिखे ना, इससे बताते। हाँ, लिखो ना, तो 4 साल लगा दो। ज्यादा लाइन में नहीं, 3 लाइन में हो गया होगा मेरा। 1 2 3 4 5 6 लाइन, तो 9 लाइन 10 कटोरा खाना खा लेते 3-4 थरिया। हाँ, तो 9 लाइन हो गया। कोमल के 10 लाइन, प्रेम के 20 लाइन हो गया होगा, 25 हो गया। सुहानी, अच्छा ऑनलाइन में कहते सर मैं सुहानी हूँ। अच्छा, समझ गए। तो पानी चल रहा था सर, संचित के बाद मौसम संचित रहती है। अब देखो समझा देते हैं, ठीक। हम पहला लाइन क्या लिखे? लग रहा है कि जहाँ तक मक्खी बैठा दे रही है। अब देखिए ध्यान से, इसको बातों को बनते नहीं लिखा है अभी। अरे हमरे साथ हम बोल रहे थे तो लिख लेते तो लिखा जाता। काली नहीं, कल तुम चोरी और ये की कर रही थी। क्वेश्चन में तुम देख रहे हो, यही वाला क्वेश्चन में आ जाता है। चोरी का करते हैं, चीटिंग एकदम से अलग कर दिए हैं। ये तुम लोग इधर बात के टाइम पे बिठा दिए हैं। अब वो है, वो तो थोड़ा सा भी हिंदी नहीं देते, इसलिए हम आगे ए सर सच फेवरेट स्टूडेंट में तो आई थी। सर लेकिन 15 में से 9 मेरे सीट पे बैठ के समोसा खा के सब गिरा के गए थे। सर की फेवरेट स्टूडेंट 15 में से 9 हटा दिए। उससे कुछ पूछो मत करना, खाली बता दे। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक और क्वेश्चन आपके लिए बताइए, क्लास में का खाना तैयार था आपसे दूर इस पे नो इंटरेस्ट हो गया। चलिए देखिए, प्रेम उतार बढ़िया से उतार, 2-4 साल लगा। आगे देखिए, हम आपको बताए थे कि बताएं, सबसे पहला बात बताइए, क्या ये जो श्वसन का जो समीकरण हम लिखे, तो जो श्वसन का समीकरण है क्या ये संतुलित है या कि ना है? तो इसीलिए पहला बात हम लिखे कि श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। देखिए संतुलित रूप है कि ना है? अगर भुला गए, ये जितना बड़ा भुला गए तो इससे देख करके ये तो याद है ना रहेगा। इसको हम 1000 बार से कम अभी नहीं लिख दिए हैं, 1000 बार इसको लिखे होंगे हम, समझ गए? हाँ, 1000 से कम नहीं लिखे होंगे, समझ गए? तो देखिए क्या ये संतुलित है कि ना है अभी? तो इसीलिए पहला लाइन लिखना है, लिख करके कि श्वसन क्रिया का संतुलित रूप है। या ये नहीं याद है तो आप कहिएगा कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है।
श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें पता है क्या, इसको ग्लूकोज जो है किसका ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन। तो पहले इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। नहीं, सबसे पहले इसमें जो हमारा वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन को हम खींचने के बाद क्या हवा हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसीलिए हम देखें कि इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब देखो ऑक्सीजन के काम क्या है कि ऑक्सीजन कोशिका में जो उपस्थित क्या रह रहा है, ग्लूकोज है। अब यही ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को किसके देखो मदद से, किसकी मदद से, एंजाइम की सहायता से क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर क्या क्या निकल रहा है, CO2। देखो ये तो लिखे है CO2, क्या निकला, जल। तो ये तो लिखे एवं और क्या निकला, ऊर्जा में बदल देता है। और ऊर्जा देखो, यही ऊर्जा शरीर में संचित रह जाता है। और फिर देखो CO2 तो बाहर निकल जाते हैं। पानी भी जो पीछे बताए थे कि जल जो है पसीना के रूप में, नहीं थूक के रूप में, नहीं मूत्र के रूप में, ये सब बाहर निकल जाते हैं। देखिए यही जबकि CO2 तथा H2O शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको लगता है कि समझ गए। फिर एक बार कहा, समझ गए ना। बस यहाँ ई वाला याद रखना, खाली C6H12O से सिर्फ कहना है कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, या ये नहीं आता तो लिखना है कि श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक कोशिका तक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। फिर एक बार अच्छा से बोलते हैं, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को किसके, एंजाइम की सहायता से क्या कर देगा, एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर क्या बनाएगा, तो सर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। यही बात है नहीं। देखो यहाँ बता दिए कि ऑक्सीकृत कर CO2 जल एवं ऊर्जा में बदल देता है या निर्माण करता है। और इसमें जो है ऊर्जा शरीर में क्या रह जाता है, संचित रह जाता है। और CO2 और H2O शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। किसको याद हो गया, पता तो नहीं थी किसे कहेंगे श्वसन। अरे बता, श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ। ये पहले वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। और फिर वही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर एंजाइम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन में शरीर में जल और CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। और फिर ऊर्जा शरीर में संचित रह जाती है। और CO2 H2O शरीर से बाहर निकल जाती है। चलो ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, सर से बाहर निकल जाए, शरीर से। ठीक है, आप तो नहीं पूछ लेते हैं, हम तो नहीं। भारती से यहाँ से देखो के बोलो ना, मारेंगे कि हम चलो। पहले मम्मी 10 घंटा बात करते हैं, चलो करा गया बोलो। श्वसन क्रिया का संतुलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है।
ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर देता है। CO2 और जल और ऊर्जा बदल देता है और ऊर्जा शरीर के अंदर और CO2 जल बाहर आता है। हो गया इस प्रक्रिया को। ठीक है, बैठ जाओ। समझ गए क्या? प्रेम ना आता तो देख के बोलो। अच्छा वही करेगा, ठीक है। श्वसन की क्रियाओं का संतुलित रूप है। हाँ, इससे सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर शरीर को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर देता है। CO2 जल एवं ऊर्जा से बदल देता है और ऊर्जा शरीर से संचलित रहती है, जिनकी CO2 तथा H2 शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, हाँ तुम ही बता, तुम ही जाते हो श्वसन क्रियाओं का संतुलित रूप है। इसमें सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन लेकर प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा में बदल देता है और ऊर्जा शरीर में संचित रह जाता है और CO2 और जल शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बैठ जाओ। ठीक है, धीरे धीरे हमको लगा चारों से पूछना बहुत जरूरी है। अरे जोर से बोलो, लड़ाई में तो एकदम गर्दा उड़ा देती है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, उसे ऑक्सीजन जा आवाज पे चल गया ना है, आवाज बोल तो रहे हैं। ऐसे कैसे बोल रही है? लड़ेगा नहीं। संजय वाला बात याद करो तो कहीं भूल गए हैं। बैठ जा। बोले मारिए ना खाली आपको आवाज आ गया। बता दे, नहीं बोले मारिए बेटा रे वाला का हमको लगता है कि बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी से बातों को हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अभी तुरंत श्वसन के प्रकार को देखेंगे। अभी आओ है तो कुछ भारी श्वसन के प्रकार। हम नहीं बोले थे, दादा भी नहीं बोले थे ना। कौन नहीं हम नहीं बोले थे। चारू नहीं हम नहीं बोले, सुने थे आप तो आप बोल रही है लगा के। मारिए मारिए हम आपको बताते हैं। नहीं बोले थे। अच्छा चलिए, शांति बनाइए ना। शांति नहीं समझ में आएगा फिर थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अब जो आज नहीं आया तो उनको चौपटे हैं। ठीक है कि ना? प्रेम श्वसन के किसके? श्वसन के श्वसन के प्रकार की बात करेंगे। श्वसन है क्या? कोमल, एक तो मैथ नहीं समझ आता। श्वसन के प्रकार की बात करेंगे। श्वसन की प्रकार की बात हम करेंगे तो प्यारे बच्चों, श्वसन जो होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो श्वसन होता है उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। ठीक, तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं
वायवीय, क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। इतना पढ़िए, कोई 3 बार छोड़ देते हैं। वायवीय श्वसन मतलब नहीं इतना बहुत सब कुछ यार। वायवीय श्वसन और एक काम से अवायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, इसी को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, एक को अनऑक्सी श्वसन। एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए ध्यान तरीकों से, क्या हम आप पिछले बात में पढ़े आप कि ये है क्या सर? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है क्या? कोशिका। क्या है? कोशिका। अच्छा बताइए, इसमें क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अरे पागल समझे सर, कोशिका द्रव है। क्या बतिया कितना बताया? कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है। समझ गए? ये बात आप जान रहे। एक और कोशिका में एक और होता है। अरे हम ना जान रहे क्या होता है, ये हम तो जानबे करते हैं सर क्या होता है। एक के आज से 1000 बार भी बात चुके हैं बतिया को, ठीक है। इतना तो हम जानते जानते थक गए एकदम, ठीक है। एकदम मन उग गया है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। अरे देखिए समझ गए, ये है। आप लोग कुछ मत बोलिएगा, आपके बदल में हम बोल लेते हैं। नहीं न बोल लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये है क्या? कोशिका। इसमें क्या उपस्थित है? कोशिका द्रव। इसमें और क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। अरे देखो सूत्र लिखे है ना, ग्लूकोज के। किसके? ग्लूकोज के। आपको हम बताए थे कि बताइए ये ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखो काट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होगा, टूटेगा, तब बताइए क्या ये ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण का ऑक्सीकरण, तब ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, तो इससे पूरा ऊर्जा मिलेगा कि थोड़ा कम ऊर्जा मिलेगा? पूरा ऊर्जा मिलेगा कि थोड़ा कम ऊर्जा मिलेंगे? जब ऑक्सीजन न रहेगा और ग्लूकोज का विखंडन होगा, तब पूर्णतः ऊर्जा मिलेंगे कि थोड़ा सा आंशिक रूप से अंशतः मिलेगा। अंशतः की पूर्णतः, तो अंशतः कम, कैसे? कम मिलेंगे। और यहाँ से इसीलिए ये जो होते हैं अंशतः ऑक्सीकरण होता है। यहाँ कैसे होता है? अंशतः ऑक्सीकरण, अंशतः ऑक्सीकरण होगा। अंशतः का मतलब है कि कम, क्या? कम ऊर्जा मिलेगा। कैसे? कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, कम ऊर्जा हमको मिलेगा। और इस प्रक्रिया को बात करें तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन के नाम से, कम लिखे थे खाली, कम, और इसको हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। फिर देखिए सवाल पूछेंगे कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि समझ गए सर, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में, देखिए जब ग्लूकोज है ना, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति, वायु माने ऑक्सीजन है, तो जब ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर, कैसे? अंशतः, अंशतः का मतलब हुआ कम, है ना, अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम ऊर्जा, इथेनॉल एवं कम ऊर्जा की जब प्राप्ति होती है ना, तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर देखिए हम लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि जब ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति की उपस्थिति, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति, ठीक है ना, जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में अंशतः, कैसे? अंशतः क्या होता है? अंशतः ऑक्सीकृत होकर, अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं, क्या? इथेनॉल एवं कार्बन, इथेनॉल एवं
कम, देखो इथेनॉल एवं कम मात्रा में, इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा, क्या ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ध्यान से देखिए हमने क्या क्या लिखा, तो आपको याद है, वो बातों को याद है कि ये है क्या? कोशिका। इसमें क्या रहता है? कोशिका द्रव रहता है। नहीं, अब बताइए क्या ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद करिए वो बात ऐसे बताए थे 3 को खींच करके, याद है? और ऑक्सीजन जो है अनुपस्थिति में बताइए ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा कि थोड़ा मानिए अंशतः, कैसे अंशतः, कमे कम, और ग्लूकोज का अंशतः भी ऑक्सीकृत होकर के इथेनॉल क्या बनेगा? इथेनॉल एवं कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लिखे कि जब ग्लूकोज का वायु की अनुपस्थिति में अंशतः ऑक्सीकृत होकर इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। और यह श्वसन कहाँ हो रहा है? बताओ, यह श्वसन कहाँ हो रहा है? तो सर ये कोशिका द्रव में हो रहा है। ठीक है, देखिए नीचे से, यह श्वसन कोशिका, क्या? कोशिका द्रव में होता है। यह श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कैसे होता है आगे समझ जाएंगे। 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने ATP? 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह श्वसन ईस्ट में होता है। किसमें? नहीं लिखे थे नहीं, यह श्वसन ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है। नहीं, ये वाला बात याद करें, ईस्ट हम लिखे थे। यह श्वसन जो है किसमें होता है? ईस्ट में होता है, या ईस्ट में पाया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे कि नहीं समझे? क्या हमको लगता है अवायवीय श्वसन समझ गए आप? अवायवीय श्वसन समझ गए? हाँ बिल्कुल, लोड कर लिया जाए अवायवीय श्वसन को। सुनेगा लड़की सब गाइड निकाल करके छापती है, मैडम से डराती नहीं है। हम आ जाते हैं। ऐसा कहानियों कुछ सुने कि जिसमें आप रहते हैं पूरा छपवाते हैं? नहीं, हम 10वां में इंट्री थे, 9वां में नहीं का छाप रहा था। 9 हम जॉन में रहते उसमें एकदम नो इंग्लिश में तो मैडम छपाते हैं। इंग्लिश का कोई संदेह नहीं। आज कोई छापा छापे, आज कुछ की परीक्षा है? फिर ताज सब लाइकन जो है हमारे पास आएगा पूछने के लिए, पूरा जरा भाव बढ़ा वाला लिखेंगे ना, पाइरुवेट किसे कहते हैं? अवायवीय श्वसन, यही लिखेंगे। ऊर्जा का निर्माण आज देखिए जॉन में जनसंख्या ज्यादा रहता है ना, उसी में इंट्री किया जाता है। ऐसे हम सागरों घूमते ही रहते हैं। सागरों घूमते हैं। 5 मिनट में बताएगा और इसके बाद जल्दी करते हैं। 15 मिनट में जाएगा। बताना हमको भी हमको लगता है कि उतर गया। अब हमारा चलेगा वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन की बात करें तो फिर वही बात, चल सुनो ना, वायवीय श्वसन में एक ही है। बताइए इसमें जो है
बताओ ये है क्या? क्या कोशिका। बताओ ई क्या है? क्या इसमें क्या है? ठीक है, आई तो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है, आई ग्लूकोज है। अब की क्या होता है वायवीय श्वसन में कि इसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो बताइए कम अंशतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा कि पूरे हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। और इससे कम ऊर्जा मिलेगा कि हुमच के मिलेगा? हुमच के मिलेगा। और इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इस श्वसन में श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर CO2H2O एवं CO2H2O एवं अधिक मात्रा में, कैसे? अधिक मात्रा में क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? ऊर्जा देता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। किसे? वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें देखिए ये ग्लूकोज है, CO2 है, ग्लूकोज है और CO2 है। क्या इसमें आपको बताएं कि वायवीय श्वसन 2 चरण में हो? कितने चरण में? 2 चरण में। देखो क्या होता है, कैसे 2 चरण में होगी उसकी बातों को देखिए। क्या बताइए, क्या ये ग्लूकोज क्या, सॉरी ये कोशिका है, इसमें क्या उपस्थित है? कोशिका द्रव। इसका इसमें ग्लूकोज है कि नहीं है? है। ग्लूकोज है कि नहीं है? है। अच्छा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति करेगा, क्या इसमें पहले से पाइरुवेट है कि नहीं है? पाइरुवेट, क्या? पाइरुवेट प्लस क्या? ATP। पाइरुवेट प्लस ATP, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट प्लस ATP। और उसके बाद यही पाइरुवेट और ATP जो है ये पहुंच जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में जब ये पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के फलस्वरूप ये पाइरुवेट तो आएगा ही, ATP भी आएगा और यहाँ इसको मिलेगा क्या? ऑक्सीजन। और जब ये मिलेगा तो यहाँ से बनाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस क्या इसको मिला? ऊर्जा मिला। और इसीलिए यह 2 चरण में हुए। कितने चरण में? 2 चरण में हुए। देखिए यहाँ C6H12O6 पाइरुवेट है, ये है पाइरुवेट और प्लस क्या है? ATP। इन दोनों मिलकर कहाँ पहुंचा? इन दोनों कहाँ पहुंचा? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में किससे संयोग कर लिया? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद ये CO2 H2O और प्लस हमको क्या मिला? ऊर्जा मिला। क्या ऊर्जा मिला कि नहीं मिला? इसीलिए। और हम यहाँ से लिखेंगे कि वायवीय श्वसन के विशेषता। तो वायवीय श्वसन के विशेषता बोले देखो, पहला यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या अनुपस्थिति में? तो लिखेंगे कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? यह ऑक्सीजन के ऊपर इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो रहा है कि अंशतः हो रहा है? पूर्णतः। तो लिखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का कि ग्लूकोज के नलायक को बोलबो नहीं करता। इसमें
ग्लूकोज का पूर्णतः क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। बड़े देर का लिख। इसके बाद बताइए यह कितने चरण में होते हैं, 2 चरण में। यह 2 चरण में क्या है, होता है। कितने चरण में होता है, 2 चरण में होता है। इसके बाद आगे थोड़ी सी हम बातों को बढ़े तो आगे अगर हम बढ़ जाए तो यह 2 चरण में होता है। इसका पहला चरण कहाँ होगा, तो कोशिका द्रव में होगा। किसमें, कोशिका द्रव में। लिखेंगे इसका पहला चरण कोशिका द्रव में होता है। कहाँ, कोशिका द्रव में होता है। पहला चरण किसमें होगा, कोशिका द्रव। देखिए ये पहला चरण कोशिका द्रव में होगा। ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव से क्या पायरुवेट बनाया, प्लस क्या बना दिया, एटीपी। ठीक, और फिर कहाँ चल गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए हम लिखे कि इसका पहला चरण किसमें होगा, कोशिका द्रव में होगा। ठीक है, और इसका दूसरा चरण कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा हुआ। तो इसका दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। समझ गए, देख लेना है अपने हिसाब से। इसका दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। नेक्स्ट बात करें, है ना, हुआ। और इसमें CO2 H2O प्लस क्या, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है कि नहीं होता है, होता है। और इस प्रकार के श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार के श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसके बाद आपको जो है ये बात वायवीय श्वसन का बात समाप्त हुआ। लोड कर ना ज्यादा श्वसन, पौधों में श्वसन 8 गो स्टार लगा के लिखवाएंगे। पौधों में श्वसन के नीचे, और कल इसको पढ़ाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। पौधों में श्वसन लिखिए। पहला बात, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं एवं O2 छोड़ते हैं। पौधे CO2 ग्रहण करते हैं एवं O2 छोड़ते हैं। O2 माने ऑक्सीजन, ठीक ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। हो गया क्या, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अरे सब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे होंगे, अभी या तो अभी पढ़ाएंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन दिन रात हमेशा होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात हमेशा होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात हमेशा होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात हमेशा होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात हमेशा होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात हमेशा होता है। नेक्स्ट लिखिए, पौधों में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधों में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधे में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधे में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधों में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधे में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। नीचे, इसमें पत्ती, तना एवं जड़, इसमें पत्ती, तना एवं जड़, हाँ, इसमें पत्ती, तना एवं जड़ सभी भागों से श्वसन होता है। इसमें
पत्ती, तना एवं जड़ सभी भागों से श्वसन होता है। इसमें पत्ती, तना एवं जड़ सभी भागों से श्वसन होता है। इसमें पत्ती, तना एवं जड़ सभी भागों से श्वसन होता है। नेक्स्ट नीचे, पौधों में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान, पौधों में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान, पौधों में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात, पौधों में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट आगे छोटे बात बोलेंगे हम। नीचे, पौधों में गैस का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में एक को ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे हम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। एक बात और खाली, पत्तियों के रंध्र के द्वारा, पत्तियों के रंध्र के द्वारा कोशिका द्रव नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव को क्या कर देता है? नियंत्रित करता है। कौन? रंध्र। हो गया। चारों का फेल कर दिया। नियंत्रित, समझ गए? नहीं अभी तो